हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब और आपकी जो प्रिपरेशन है कैसे चल रही है? क्योंकि एग्ज़ाम बस अब 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और स्टार्ट करते हैं हम आज के PYQ। जो ये PYQ है ये भी आपके PGT के एग्ज़ाम के हैं, ठीक है। तो हमने जो कल लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो आपका था, एक सेकेंड, हाँ, ये कल आपका लास्ट क्वेश्चन था कि अगर आपके कलर इमेज रेड ग्रीन ब्लू में है तो हर कलर इमेज के कितने पिक्सल्स होंगे, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर हैज़ 5 सिलेक्शन लाइंस। कि इन्होंने बोला, आप यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि ऐसा कौन सा मल्टीप्लेक्सर है जिसमें 5 लाइंस होती है। तो हमें पता है कि अगर मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, अगर n सेलेक्ट लाइन है तो 2 raised to power n क्या होती हैं, इनपुट होती हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या होती है, 1 होती है। ऐसा ही होता है मल्टीप्लेक्सर में कि जितनी इनपुट्स होती हैं, ठीक है, अगर आप उसको 2 raised to power में लिखते हो इनपुट्स को, तो जो n होता है वो आपकी सेलेक्ट लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला 5 सेलेक्ट लाइन है, मीन्स n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 2 raised to power 5 मतलब 32 यहाँ पे क्या होंगे, इनपुट्स होंगी। तो 30 इनपुट्स और 1 आउटपुट, ये वाला जो मक्स बनेगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि 32 × 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप हैज़ इनडिटर्मिनेट कंडीशंस। मतलब इन्होंने बोला ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें जो आपके आउटपुट आते हैं वो अनडिज़ायरेबल या अनप्रेडिक्टेबल आती है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने पहले भी बताया था। जो आपकी SR फ्लिप फ्लॉप होता है, उस SR फ्लिप फ्लॉप में जब आपकी इनपुट 1 होती है, देखो अगर दोनों इनपुट क्या है, 0 0 हैं, तो जो प्रीवियस स्टेट थी वही आपकी आउटपुट रहती है। 0 1 है तो ये क्या होता है, सॉरी रीसेट होता है, मतलब 0 होता है। 1 0 पे क्या होता है, सेट होता है। और 1 1 पे क्या दिखाता है, टॉगल या इनवैलिड वो दिखाता है इनपुट, ठीक है। तो SR फ्लिप फ्लॉप ही ऐसा है जिसमें क्या होता है, आपकी 1 1 पे जो आपकी आउटपुट आती है वो क्या होती है, अनडिज़ायरेबल होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डी फ्लिप फ्लॉप। देखो डी फ्लिप फ्लॉप के रिस्पेक्ट में पूछी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम RS फ्लिप फ्लॉप। देखो सबसे पहले देखो डी फ्लिप फ्लॉप होता है क्या, डी फ्लिप फ्लॉप एक तरह से एक डेटा स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो सिर्फ डेटा को स्टोर करता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है कि जब कोई क्लॉक जाएगी तभी फ्लिप फ्लॉप काम करते हैं, जब क्लॉक 1 होगा तभी आपके जो है फ्लिप फ्लॉप्स वर्क करते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप कहता है कि अगर आपकी इनपुट 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगी, 0 आएगी। 1 है तो आउटपुट भी क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब एक तरह से डेटा स्टोरेज का वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द RS फ्लिप फ्लॉप। सेकेंड है इट क्लियर्स द फ्लिप फ्लॉप बाय अप्लाइंग D = 1। इन्होंने कहा जब आपकी जो इनपुट होगी 1 होगी तो ये क्या कर देगा, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देगा, मतलब उसको 0 कर देगा, ठीक है। मतलब 0 स्टोर करेगा कि जब आप 1 इनपुट दे रहे हो, D में 1 है तो स्टोर क्या कर रहा है, 0। सॉरी सेकंड है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट है इट सेट्स द फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बाय अप्लाइंग D 0। देखो ये क्या कह रहा है, अगर ये 1 इनपुट दे रहा है तो 0 स्टोर करे, और 0 इनपुट दे रहा है तो 1 स्टोर करे। ये बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट, बट ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या फॉल्स हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जो डी फ्लिप फ्लॉप वो क्या करता है, 0 इनपुट आ जाएगी तो 0 स्टोर कर देगा, 1 इनपुट जाएगी तो 1 को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स होगी। फोर्थ है इट रिटेन्स द वैल्यू ऑफ फ्लिप फ्लॉप बाय अप्लाइंग D = 0। इन्होंने कहा कि ये मतलब कुछ भी नहीं करता, चेंज मतलब जो फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू है उसी को रखता है, ठीक है। मतलब जो QT जो आपके प्रीवियस आउटपुट है ना, देखो यहाँ पे QT क्या है, प्रीवियस आउटपुट है, और T+1 क्या है, करंट आउटपुट है। तो उन्होंने कहा जो करंट आउटपुट क्या होगी, जो प्रीवियस आउटपुट थी वही रहेगी। बट ऐसा भी आपके डी फ्लिप फ्लॉप में नहीं होता। क्या होता है, ये स्टेट नहीं रखता। ये क्या करता है, अगर इनपुट 0 जाएगी तो स्टोर भी 0, आउटपुट भी 0 आएगी। इनपुट 1 जाएगी तो आउटपुट भी 1 आएगी, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस आउटपुट थी वही अगर जब डी की वैल्यू 0 है तो प्रीवियस आउटपुट जो थी वही सेम रहेगी। देखो जब 0 स्टोर किया तो इसने क्या रखा 0, अब प्रीवियस आउटपुट क्या है 0, नेक्स्ट इनपुट 1 गई, तो ऐसा नहीं है कि ये क्या रखेगा प्रीवियस ही रखेगा। ठीक है, तो दोनों तीनों स्टेटमेंट ये फॉल्स हैं। फोर्थ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर एस फ्लिप फ्लॉप, तो ये आपका करेक्ट है कि जो आर एस फ्लिप फ्लॉप से ही आप क्या करते हो डी फ्लिप फ्लॉप आपका ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, सिंपल याद रखना, डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है कि अगर इनपुट 0 जाएगी तो आउटपुट भी 0 आएगी, इनपुट 1 जाएगी तो आउटपुट भी 1 जाएगी। ठीक है, स्टेट कोई भी हो, देखो स्टेट भी क्या होंगे, दो ही स्टेट होते हैं, या तो प्रीवियस आउटपुट 0 आएगी या तो प्रीवियस आउटपुट 1 आएगी। जो आपकी क्यूटी होगा प्रीवियस आउटपुट या 0 आएगी या 1 आएगी। ठीक है, तो प्रीवियस आउटपुट से नहीं लिंक करता, ये कहता है कि 0 दोगे तो 0 स्टोर कर लेगा, 1 दोगे तो 1 स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट इज टू बी डिजाइन डैश दैट गोज थ्रू सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड बाइनरी स्टेट्स 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो इन्होंने कहा एक आपका एक डी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, एक डी फ्लिप फ्लॉप है, सॉरी एक सिक्वेंशियल सर्किट जनरेट करना है किसकी हेल्प से, डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। ठीक है, इन्होंने कहा जब आपका जो सर्किट है उसमें जो है 4 स्टेट रिपीट होती हैं, क्या स्टेट होंगी वो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये रिपीट हो रही है। उसके बाद फिर 1 0 0 0 1 1 0, मतलब 4 ही स्टेट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है सीक्वेंस में। पहले 0 0 आ रही है, फिर 0 1 आ रही है, फिर 1 0 आ रहा है, फिर 1 1 आ रहा है। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इनपुट इज x इज इक्वल टू 1। इन्होंने बोला जब इनपुट जो है x की जो वैल्यू है 1 है तब आपकी ये जो स्टेट्स हैं ये रिपीट होती हैं। ठीक है, और द स्टेट ऑफ सर्किट रिमेन्स अनचेंज्ड, जब x की वैल्यू 0 है तो स्टेट जो है चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो ये आपकी स्टेट चेंज हो रही है, 0 पे जो है वैल्यू जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला यहाँ पे कितने, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट पूछी यहाँ पे देखो। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि एक ऐसा सर्किट बनाओ, एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करो डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से जो क्या करे कि अगर जब आप इनपुट 1 दो उस टाइम तो क्या करे वो स्टेट चेंज हो जाए, 0 0 से 0 0 पे है तो 0 1 हो जाए, 0 1 पे है तो 1 0 हो जाए, 1 0 पे तो 1 1 हो जाए, और 1 1 पे है तो 0 0 हो जाए, मतलब स्टेट चेंज होती जाए। बस ये 4 ही स्टेट चेंज होंगी रिपीटली। लेकिन अगर आपकी इनपुट जो है x की वैल्यू जो 0 जा रही है तो कोई भी स्टेट जो है चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट रिक्वायर्स 3 फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले देखो कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट, कितने आप डी फ्लिप फ्लॉप लगाओगे ऐसे सर्किट के लिए। जब आपके पास 4 स्टेट आ रही हैं, ठीक है 4 स्टेट आ रही है तो आपके पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप आप लगाओगे, 2 फ्लिप फ्लॉप लगाओगे जो आपके डी फ्लिप फ्लॉप होंगे 2 लगाओगे, जिससे क्या होगा आपकी जो होगी जो स्टेट आएंगी वो चारों स्टेट आपके यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत होगी कि 3 फ्लिप फ्लॉप नहीं लगेंगे, 2 ही फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, क्योंकि 4 ही तो हमें क्या करनी, 4 ही आउटपुट जनरेट करनी, मतलब 4 ही स्टेट जनरेट करनी है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो 2 फ्लिप फ्लॉप लगाओगे, ठीक है, और साथ में क्लॉक दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो सर्किट है वो डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स होगी। सेकंड बोला इट हैज़ 1 एक्सटर्नल आउटपुट, क्या इसमें कोई एक्सटर्नल आउटपुट भी आ रही है, देखो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, सिर्फ स्टेट जनरेट हो रही है। यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जो सिर्फ क्या करे, इन स्टेट्स को रिपीट करे, सिक्वेंस ऑफ स्टेट जो है रिपीट होंगी। इन्होंने सिंपल बोला है कि एक ऐसा सर्किट बनाओ जिससे क्या हो, स्टेट जो है रिपीटली जनरेट हो। ठीक है, कोई एक्सटर्नल आउटपुट आएगी, आउटपुट नहीं आ रही, सिर्फ स्टेट बन रही है। ठीक है, एक स्टेट 0 0 की होगी, एक 0 1 की होगी, 1 0 की होगी, 1 1 की होगी। अगर इनपुट 1 जा रही है क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है, एक ही इनपुट जाएगी, ठीक है, एक क्लॉक जाएगा और एक इनपुट जाएगी, ऐसे ही जाता है। SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप में क्या होते हैं, 2 इनपुट जाती हैं और साथ में क्या होती है, एक आपकी क्लॉक जाती है। लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप कहता है कि इनपुट एक ही जाएगी, या 0 जाएगी या 1 जाएगी, और साथ में आपका क्या जाएगा, क्लॉक जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें स्टेट जनरेट हो जाए। ठीक है, और स्टेट भी कब जनरेट होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी और 0 पे मतलब सेम रहेगी। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहती है, थर्ड कहता है कि द इनपुट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप
डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इनपुट एक्स। देखो अब लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप कौन सा होगा, अब भी हमें पता चला कि दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है, दोनों ही क्या है, ये भी डी फ्लिप फ्लॉप है, ये भी डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अब लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, ये वाला है, ये कौन सा राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है। इन्होंने कहा और स्टेट जो जनरेट होगी वो लास्ट में यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी जो वैल्यू है वो एक्स पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। कैसे, देखो सपोज करो आपकी स्टेट क्या है, आप 0 0 स्टेट पे हो, ठीक है, और 0 0 स्टेट पे हो, तो ये कहता है अगर इनपुट 1 गई, इनपुट क्या गई, 1 गई। अब ये आपकी क्या है, लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है, मतलब एमएसबी है। देखो लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप का मतलब यहाँ पे लिखा है एमएसबी बिट, और राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप का मतलब एलएसबी बिट, ठीक है। तो ये आपकी एमएसबी है, ये आपकी एलएसबी है, और ये आपकी एमएसबी है, ठीक है। तो देखो सपोज करो आप इस स्टेट पे हो, आपकी स्टेट ये वाली जनरेट हो चुकी है 0 0। अब अगर मैं आपकी इनपुट जाती है 1, ठीक है, अब इनपुट क्या गई, 1 गई। तो इनपुट 1 गई तो आप ये देखो तो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, 0 से 1 आ जाएगी, यही होगा, ठीक है। तो क्या आपकी इसमें उसके बाद सपोज करो आपकी इनपुट फिर क्या गई, 1 गई, ठीक है, फिर 1 गई तो आउटपुट क्या होगी, 1 0 हो जाएगी। अगर आप इनपुट 0 देते हो तो क्या होगी, 1 0 का 1 0 ही रहेगा। तो इन्होंने कहा, तो देखो यहाँ पे बिट चेंज हो रही है, जो आपके एमएसबी बिट है, ये वाली एमएसबी बिट है, ये कभी 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है। तो ये डिपेंड कर रही है ना किस पे, आपकी इनपुट पे डिपेंड हो रही है ना। देखो सिंपल मैं बताती हूँ, इन्होंने कहा ये स्टेट है, ठीक है, आप सपोज करो ये स्टेट जनरेट हो चुकी है। इन्होंने कहा अगर आपकी इनपुट 1 जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो आपकी जो स्टेट होगी वो चेंज होगी। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये होगी, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ इसी सीक्वेंस में क्या है, रिपीट करना है स्टेट को, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो जब आपकी इनपुट x की वैल्यू 1 है तो स्टेट चेंज होगी। वहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो स्टेट जो है आपकी रिपीटली जनरेट होंगी और एक सीक्वेंस में जनरेट होंगी। ऐसा नहीं है 0 0 के बाद 1 1 हो जाए या 1 1 के बाद 1 0 हो जाए, एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जब इनपुट x की वैल्यू 1 है तो देखो क्या हो जाएगी, 0 1 हो गई। अब x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये सेम ही रहेगी। x की वैल्यू जैसे ही 1 हुई तो फिर क्या होगी, 1 0 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगी, अगर 0 होगी तो फिर ये क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी। तो आप देखो आप यहाँ पे कि ये जो एमएसबी बिट है, ये जो आपका सपोज करो ये आपका लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है या फिर एमएसबी बिट है, ठीक है। तो ये एमएसबी बिट जो चेंज हो रही है, 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इनपुट पे डिपेंड हो रही है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि वो डिपेंड नहीं करती इनपुट पे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। दोनों ही बिट, चाहे आप एमएसबी की बात करो चाहे आप एलएसबी की बिट की बात करो, दोनों ही बिट जब चेंज हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपके इनपुट पे डिपेंड कर रही है। अब देखो जब आपकी इनपुट 1 हुई थी तो 0 0 से 0 1 हुआ ना, तो ये जो एलएसबी थी या फिर राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप था वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ ना, उसमें भी वैल्यू क्या है, 0 से 1 हुई। तो ये 0 से 1 किस पे डिपेंड हो रही है, इस 1 पे डिपेंड हो रही है। अगर ये 0 रहता तो ये सेम रहता, 1 आते ही फिर ये क्या हो जाएगा, 1 0। मतलब ये दोनों ही जो बिट हैं वो किस पे डिपेंड हो रही हैं, जो आपकी एमएसबी बिट है या फिर आपकी एलएसबी बिट है, वो दोनों डिपेंड किस पे है, आपके इनपुट पे डिपेंड है, ठीक है। वो चेंज होगी, वो चेंज नहीं होगी, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड है, आपकी एक्स की जो वैल्यू है, जो आपकी एक्स इनपुट है उस पर डिपेंड है। 1 है तो वो चेंज होगी और 0 है तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि जो राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है या फिर आपकी एलएसबी बिट है वो डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल, दोनों ही बिट डिपेंड होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स, ट्रू है, और ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो अभी हमने देख लिया 2 3 फ्लिप फ्लॉप नहीं लगेंगे, कोई एक्सटर्नल आउटपुट जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला सी, जो थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि इस पर डिपेंड नहीं है, इनपुट पे डिपेंड है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एज सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्निक दैट फोकस ऑन सेपरेटिंग द प्रोग्राम फंक्शनलिटी इनटू इंडिपेंडेंट इंटरचेंजेबल मेथड या मॉडल्स। देखो सिंपल है, एक सॉफ्टवेयर जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो,
जब आप एक कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उन्होंने कहा जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस को हम क्या करें, अलग अलग उसमें क्या करें, मॉड्यूल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग जो मॉड्यूल्स बनेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर के फंक्शंस होंगे उनके लिए हम अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटर मॉड्यूल कॉन्सेप्ट विच इज़ एन इंडिकेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मॉडल। देखो ये हमने पहले भी कर चुका है, कपलिंग और कोहेजन वाला मैंने पहले भी आपको ये कंसेप्ट करवाया है। यहाँ पे उन्होंने सिंपल पूछा है कि दो मॉड्यूल्स के बीच में जो रिलेशनशिप को इंडिकेट करे वो कौन से होते हैं, वो आपकी कपलिंग होती है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, PYQ की ही वीडियो है, उसमें आप देख लेना कि दो मॉड्यूल्स अगर आपस में कितने एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में रिलेशनशिप है, कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, कितने वीक कनेक्टिविटी है उनके बीच में, वो क्या होती है, कपलिंग। और एक मॉड्यूल्स के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एक दूसरे पर डिपेंड है, वो होता है कोहेजन। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है कि कपलिंग क्या हो, लो हो, कम से कम कपलिंग हो, क्योंकि जो मॉड्यूल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे तो वो अच्छा है, डिपेंड ना हो, और जो कोहेजन हो वो हाई होना चाहिए, मतलब अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है, कपलिंग बताता है। कोहेजन क्या बताता है, इंट्रा मॉड्यूल बताता है। इंटर मॉड्यूल नहीं, इंट्रा मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल के अंदर जो कनेक्शंस होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं, वो आपका कोहेजन बताता है, और इंटर रिलेशन कौन बताता है, कपलिंग बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ और जावा दोनों ही आपकी क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे बेस है, तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रॉपर्टीज इन द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अभी हमने पढ़ा मॉड्यूल बनाते हैं हम एक सॉफ्टवेयर में, अलग अलग फंक्शंस के लिए मॉड्यूल बना देते हैं। तो बेस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है मॉड्यूलर की, अभी देखा कि लो कपलिंग होनी चाहिए और हाई कोहेजन होना चाहिए। लो कपलिंग का मतलब दो मॉड्यूल्स आपस में कम से कम डिपेंड होने चाहिए, इंडिपेंडेंट अगर वो वर्क करेंगे तो अच्छा है। और हाई कोहेजन का मतलब एक मॉड्यूल के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। तो लो कपलिंग और हाई कोहेजन जो है एक बेटर या एक बेस्ट प्रॉपर्टीज है आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इवेंट इन एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। देखो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट है इट इज ए पीस ऑफ डेटा सेंड बाय द प्रोड्यूसर। थर्ड है इट इज ए पीस ऑफ डेटा दैट मे बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। अच्छा देख, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो इवेंट ड्रिवन में क्या है, मतलब जो कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो आपका इवेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला अगर कोई प्रोड्यूसर क्या करता है, डेटा सेंड करता है, तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये भी क्या आपकी इवेंट ड्रिवन है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूम करा डेटा को तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्शन वहाँ भी परफॉर्म हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या ट्रू है। थर्ड है एन इवेंट डज नॉट अकर व्हेन की इज प्रेस्ड। ये यहाँ पे फॉल्स है। देखो इन्होंने कहा जब कोई भी की प्रेस होगी तो कोई इवेंट अक्कर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब कोई भी की प्रेस करते हो तो कुछ ना कुछ उसके रिस्पेक्ट में जो है जो ऑपरेशन या एक्शंस होता है वो परफॉर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। एन इवेंट अकर्स व्हेन द लेफ्ट माउस बटन इज क्लिक्ड। बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करो तो भी आपका इवेंट कोई कुछ ना कुछ तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स है, इनकरेक्ट है, बाकी आपकी सारी क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी आउट इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ डैश क्लास। जो आपका सी आउट है ये आपका, हम C++ में इसको यूज़ करते हैं। ये कीवर्ड आपका C++ में यूज़ होता है किसके लिए, आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये आपका ओ स्ट्रीम क्लास का, मतलब आउटपुट जो स्ट्रीम क्लास है उसका आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं ओ स्ट्रीम क्लास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ C++ कोड। एक कोड गिवन है उसके आउटपुट पूछिए। देखो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बोला इंट सम, एक सम फंक्शन बनाया। ठीक है, एक सेकेंड, एक सम फंक्शन बनाया, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, और इसमें इन्होंने क्या 3 पैरामीटर पास किए हैं, एक इंट ए, एक इंट बी और इंट सी। ठीक है, इंट ए को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, बट बी को वैल्यू उन्होंने 10 दी है और सी को उन्होंने 20 दी है। ठीक है, ये क्या होता है, पैरामीटराइज्ड, पैरामीटर है फंक्शंस के। उसके बाद फंक्शंस की जो बॉडी है उसमें क्या लिखा है, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। मतलब फंक्शन क्या करेगा, ए और ए प्लस बी प्लस सी करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, फंक्शन को डिफाइन किया है ये। ठीक है, फंक्शन क्या हुआ है यहाँ पे, डिफाइन या फिर डिक्लेयर हुआ है।
ठीक है, डिफाइन भी किया गया और डिक्लेयर भी किया गया, दोनों किए गए, क्योंकि यहाँ पे एंड सम स्टार्टिंग में लिखा है। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन क्या है कि एक फंक्शन है, 3 पैरामीटर्स होंगे और फंक्शन क्या करेगा, तीनों पैरामीटर्स को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इन्होंने यहाँ पे कहा सी आउट सम। यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ है। जब भी सेम फंक्शन का नेम कहीं दोबारा प्रोग्राम में लिखा गया है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हुई, कॉलिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा एक बात याद रखना, जब भी डेफिनेशन हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कभी भी हम उसको टर्मिनेट नहीं करते सेमीकोलन से, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टर्मिनेट किया गया, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुई, कॉलिंग हुई है। सम ये 20 और 30, मतलब जब कॉल किया फंक्शंस को, तो कॉल के टाइम पे उन्होंने 2 वैल्यू पास की फंक्शन में, 20 और 30। ठीक है, अब देखो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कहाँ जाता है, जहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है, तो कंट्रोल सीधा कहाँ गया, फंक्शंस की डेफिनेशन वाले पार्ट पे। यहाँ जब गया तो यहाँ पे क्या साथ में भी, और साथ में क्या जाएगा, कॉल बाय वैल्यू हो रहा है ना, कॉल बाय वैल्यू हो रहा है ना, मतलब वैल्यू के साथ कॉल कर रहा है, तो वैल्यू भी गई, कॉल करते वक्त वैल्यू भी पास हुई। क्या वैल्यू पास हुई यहाँ पे, 20 और 30 पास हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू किसको मिलेगी, अब 2 ही वैल्यू पास हुई है, तो 2 वेरिएबल्स को ये वैल्यू मिलेंगी। अब ए को क्या मिल गया, ए की कोई वैल्यू नहीं थी, तो ए को अब क्या मिल गया, 20 मिल गया, और बी को यहाँ पे क्या किया, ओवरराइड किया जाएगा कि 10 नहीं है, बी को क्या पास होगा, 30, क्योंकि जो फंक्शंस के कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू जाती है वही आपकी यूज़ होती है आगे जाके, उस फंक्शंस में वही जाके यूज़ होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू होती तो फिर सी को भी वही वैल्यू मिलती, लेकिन यहाँ पे 2 ही वैल्यू है, तो ए और बी के लिए वैल्यू गई है, ए के लिए कोई वैल्यू नहीं तो 20 मिल गई, और बी को 10 यहाँ पे दी थी, बट हम प्रेफर किसको करेंगे, इसको करेंगे जो कॉल वैल्यू हुई है हमारी, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 30, और सी के पास ऑलरेडी हमारी क्या थी, 20 थी। ठीक है, ये वैल्यू हम कब देते हैं, जो पैरामीटर जो पैरामीटर हमने पास किया था वो कब होता है, कि अगर कॉलिंग के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं गई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यू पास नहीं की गई, सिंपल से यहाँ पे कॉल किया है, तो फिर आप इन वैल्यू को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जो कॉलिंग के साथ वैल्यू जाएगी वो आपकी क्या होगी, यूज़ होगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे नहीं मिली, तो सी को तो यही वैल्यू मिलेगी 20, बाकी ए और बी को हमने जो वैल्यू गई है वो मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या प्लस कर दो, तो जब तीनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये कहता है रिटर्न 70 कर दो, 70 रिटर्न कर दिया। रिटर्न जब हम रिटर्न करते हैं तो वापस से कहाँ आता है आपका कंट्रोल, जहाँ पे फंक्शंस कॉल हुआ था, तो यहाँ पे आया और कॉल हुआ था, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, अब 70 आ गई, और सी आउट कहता है 70 को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, तो आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी, 70 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट समझने का था वो था फंक्शन कॉलिंग का, कि अगर कॉलिंग के टाइम पे कोई वैल्यू जा रही है तो वही वैल्यू फंक्शन में यूज़ होगी, अगर उसमें एज ए पैरामीटर कोई वैल्यू दी गई है तो वो कब यूज़ होगी, जब कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू ना दी गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, 70 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इमेसिव डिस्प्ले डिवाइस। नॉन इमेसिव डिस्प्ले डिवाइस कौन सा नहीं है, तो जो आपका LCD है वो आपका नॉन इमेसिव, बाकी आपके सारे इमेसिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जनरेटेड पिक्सल्स। अभी देखो ब्रेसन है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स का है, इसको ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले एक बार आगे का कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको भी लास्ट में इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है, 2 लाइन सेगमेंट के पिक्सल दे दिए। ठीक है, मतलब आपका पास एक लाइन है, ये ऐसा आपका होता है। ठीक है, 2 पिक्सल्स गिवन है, उन्होंने बोला आपकी जो लाइन जाएगी आगे नेक्स्ट जो पिक्सल्स होंगे, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ब्रेसन है वही बताता है कि लाइन ड्राइंग का एक एल्गोरिथम है कि आपके पास 2 है, मतलब इतनी लाइन तो आपके पास है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन इधर जाएगी कहाँ जाएगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम बाद में करेंगे। उसके बाद करते हैं ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लेंडिंग फंक्शंस ऑफ द क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला बेजियर कर्व में कौन सा ब्लेंडिंग फंक्शन नहीं है, तो जो बेजियर कर्व है उसमें आप ये वाला फंक्शन भी यूज़ करते हैं, हम ये भी यूज़ करते हैं और ये भी करते हैं, ये तीनों फंक्शंस आपके जो हैं बेजियर कर्व में यूज़ होते हैं, बट आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका ब्लेंडिंग फंक्शन नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना याद रख लेना, ब्लेंडिंग फंक्शंस आपका ये नहीं है, बाकी आपके सारे ब्लेंडिंग फंक्शन हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ऑफ VB इज यूज टू क्रिएट ए कॉमन बटन। अगर आपको कोई भी कॉमन बटन क्रिएट करना है तो आप कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हो, बटन कंट्रोल ही यूज़ करेंगे ना, बटन बनाना तो बटन ही यूज़ करेंगे। ठीक है,
सॉरी कमांड बटन बनाना है तो बटन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स इज मोर सुटेबल टू एक्सेप्ट जेंडर वैल्यू ऑफ ए पर्सन इन द विल बी। देखो जेंडर वैल्यू के लिए उन्होंने बोला कौन सा मतलब सूटेबल रहेगा, कौन सा कंट्रोल हम यूज़ करें। चेक बॉक्स, देखो टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है। बटन किसके लिए होता है, बटन आपका होता है आपको कोई कमांड देनी है, सबमिट हो गया, क्लिक हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो ये आपके क्या होता है बटन होते हैं, इससे आप क्या करते हो कमांड करते हो, ठीक है। अब बचा चेक बॉक्स और रेडियो बटन। देखो दोनों ही क्या करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और मल्टीपल ऑप्शन में से आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक बॉक्स लगाओगे या जेंडर वैल्यू के लिए आप चेक बॉक्स यूज़ करोगे या रेडियो बटन। देखो अब डिफरेंस देखो इन दोनों में क्या है। पहली बात, जो आपका चेक बॉक्स होता है उसको आप स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, छोटे छोटे स्क्वेयर से बने होते हैं, इट मीन्स वो आपका चेक बॉक्स है। रेडियो बटन क्या होता है, जिसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं और सर्कल पे क्लिक करोगे तो वो क्या होते हैं, उस पर मतलब हाईलाइट हो जाते हैं, वो डार्क कलर के हो जाते हैं या फिर उन पे ऐसे टिक का निशान आ जाता है, मतलब वो क्या होते हैं आपके रेडियो बटन होते हैं। अब दोनों ही काम क्या करते हैं, एक मल्टीपल ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है तब यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने जेंडर के लिए बोला है, तो जो रेडियो बटन होता है वो आपका कब यूज़ होता है, जब आपको एक लिमिटेड ऑप्शंस में से ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मतलब एक लिमिटेड एरिया में से जो है अगर कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो आपका, तब आप वहाँ पे आप रेडियो बटन यूज़ करते हो। और जहाँ पे आपका बहुत बड़ा लार्ज ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑप्शंस आपको गिवन है, उनमें से कोई आपको एक चूज़ करना है तब आप चेक बॉक्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो जेंडर वैल्यू में तो लिमिटेड है कि या तो जेंडर मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है, या फिर थर्ड ऑप्शन होगा, मतलब 2-3 ही वैल्यू हैं, उनमें से आपको एक ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। वो आप वहाँ पे आप रेडियो बटन लगाते हो। मतलब एक होता है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है। तो मतलब इन 3 वैल्यू में से ही आपको क्या करना है, एक वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, आप मेल हो गए, फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक लिमिटेड एरिया है, एक लिमिटेड स्पेस में से ही आप कोई वैल्यू चूज़ करो, तो वहाँ पे आप कौन सा यूज़ करते हैं, रेडियो बटन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑप्शन आपके पास हैं, उनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है, तो अब आप वहाँ पे चेक बॉक्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स। कौन से कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। तो देखो आपको पता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप कभी भी कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, ठीक है। आपने सिंपल एक क्लास बनाई, आपने सपोज करो क्लास बनाई ए, ठीक है, और आगे जाके आपने सिंपल ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें आप कभी भी कोई पैरामीटर पास नहीं करते। वैसे आप फंक्शन जब देते हो तो फंक्शन में पैरामीटर हम पास करते हैं, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं उसमें भी हम पैरामीटर पास करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी हम पास करते हैं, ठीक है। बट कभी भी हम जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं उनमें हम कभी भी कोई पैरामीटर पास नहीं करते। ये मतलब बिना पैरामीटर के ये क्या होते हैं, कॉल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शुड बी द डिस्ट्रक्टर फंक्शंस ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास पर्सन। एक यूजर डिफाइंड क्लास है पर्सन नाम की, ठीक है, उसके लिए अगर आपको डिस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है तो क्या हम क्या लिखते हैं, डिस्ट्रक्टर का साइन क्या होता है, ये वाला होता है, ये वाला साइन होता है डिस्ट्रक्टर के लिए। हम क्या लिखेंगे, ये सिंबल लगाएंगे और उस क्लास का नेम लिख देंगे, और मतलब उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो बनाए हैं उनको क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने कंस्ट्रक्टर लिखा है, कंस्ट्रक्टर के आगे ये वर्ड लगा दो, ये सिंबल लगा दो, वो आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आउट। कॉपी कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट पूछे। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो किसी न किसी पैरामीटर को साथ लेके करेगा, मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब एक की जो वैल्यू दूसरे में कॉपी करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ द कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर, ये स्टेटमेंट गलत है, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता। इट इज़ ए मेंबर फंक्शन, अच्छा इनकरेक्ट पूछा था तो यही आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। ये आपका पैरामीटर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में होता है कि कोई भी पैरामीटर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे क्या फॉल्स है, तो आंसर आपका यही रहेगा। सेकंड है इट इज़ ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, बिल्कुल ठीक होते हैं, हमें पता है क्लास जो कंस्ट्रक्टर होते हैं एक तरह से मेंबर फंक्शन की तरह वर्क करते हैं, ट्रू है। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज वैल्यू देता है। इट एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज द रेफरेंस, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अच्छा, एक कोड है उसमें इन्होंने पूछा उसकी आउटपुट पूछी है। देखो फर्स्ट इन्होंने बोला एक क्लास बनाई ए नाम की कोई क्लास बनाई, ठीक है। उस क्लास के अंदर इन्होंने दो वेरिएबल पास किए, डेटा मेंबर हैं इंट ए 10 बी। मतलब देखो एक क्लास है ए और इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है जिसको 10 वैल्यू दी है, एक बी है जिसको 20 वैल्यू दी है, दोनों ही इंटीजर टाइप के, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा, क्या बनाया इन्होंने कि ए क्लास का, देखो क्लास का नेम क्या था ए, दोबारा से क्लास का नेम कहीं भी अगर यूज़ हो रहा है इट मीन्स क्या है, वो कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, अब ये क्लास का नेम एज ए फंक्शन यूज़ हो रहा है ना कहीं, तो वो इट मीन्स वो आपके क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं फंक्शन ही होते हैं, बट उनका नाम क्या होता है, क्लास के नेम के जैसा होता है, ठीक है। तो जहाँ भी अगर आपने कोई भी दोबारा से क्लास के नेम को यूज़ किया है इट मीन्स वो वहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे कैसा है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए गए, इंट ए और बी, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू क्या दी है, ए को 30 वैल्यू दी है और बी को 40 वैल्यू दी है, ऐसा ही है। उसके बाद फिर पब्लिक वाले एरिया में आए, पब्लिक में इन्होंने बोला ए। अब देखो पब्लिक ए लिखा, इट मीन्स यहाँ पे फिर उन्होंने क्या बनाया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। पहले एक क्लास बनाई, उसके दो वेरिएबल्स लिखे, डाटा मेंबर्स लिखे, उसके बाद एक क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। और कैसा कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। उसकी भी कुछ दो वैल्यूज़ हैं, ए और बी को वैल्यू साइन की। उसके बाद आगे चल के उन्होंने एक फिर कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लास का नाम लिखा, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर भी कैसा है, डिफ़ॉल्ट है, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास हुए, बट इसकी बॉडी में इन्होंने क्या लिखा, ए एक्स। जैसे ही क्लास का नेम लिखा और फिर एक्स लिखा, इट मीन्स ये क्लास ए का क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्स, ठीक है। इस क्लास ए का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। और वो ऑब्जेक्ट भी किसके अंदर बनाया, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया है। और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाया तो उन्होंने ये दो वैल्यू पास की, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम किस लिए बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यू इनिशियलाइज करवाने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनते ही क्या हुई, ए जो इसके जो इसके पैरामीटर्स होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, उनको वैल्यू मिल जाएगी 50 और 60, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे सी आउट में लिखा है कि ए प्रिंट हो जाए और बी प्रिंट हो जाए, यही लिखा है। आगे जाके मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन में फिर ए ऑफ वाई बनाया। अब एक उस ए सेम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है वाई, ठीक है, ऐसे ही है। तो देखो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे जब देखो मेन फंक्शन में ए ऑफ वाई बनाया है, मतलब वाई ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास ए का। तो जब वाई ऑब्जेक्ट बनाया तो कोई क्या पैरामीटर, कोई वैल्यू पास की है, कोई वैल्यू पास नहीं की। यहाँ पे क्या है, वैल्यू पास की है इन्होंने, यहाँ पे क्या है, वैल्यू पास की है, ठीक है। बट यहाँ पे ए ऑफ वाई में मतलब कोई भी वैल्यू इन्होंने पास नहीं की। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या कॉल होगा, यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाते हैं। जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर को कभी हम अलग से कॉल नहीं करते, ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वाई के थ्रू, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे वाई के साथ कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। अब जब ये कंस्ट्रक्टर मिला, ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्होंने क्या मिला कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, उसके अंदर क्या वैल्यू है, 50 और 60 वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसी के अंदर क्या होगा, वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसके अंदर क्या हो रही है, वैल्यू प्रिंट हो रही है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे आ गए थे, जैसे ही ये एक वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बना, तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, इसके अंदर कहता है ये दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया है एक्स, तो इसका मतलब ये वाला कॉल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 50 और 60 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी में क्या प्रिंट होगा, ए और बी में आपका 50 और 60 प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब ये कॉल हुआ तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। यहाँ पे ये वाला कॉल हुआ, ये जब कॉल हुआ तो ए और बी को क्या वैल्यू मिली, 50 और 60 वैल्यू मिली। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर ही ये सी आउट है, अगर इसके बाहर होता तो फिर अलग वैल्यू प्रिंट होती, लेकिन ये कहता है इसके अंदर ही ये वैल्यू प्रिंट हुई है, ए और बी की।
ठीक है। तो सी आउट में क्या प्रिंट हो जाएगा आपका ये आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है उसके अंदर ये प्रिंट होगा, तो ये क्या होगा 50 और 60 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू सिक्योर द डेटा। डेटा को सिक्योर करने के लिए हम कौन सा फीचर यूज़ करते हैं, हम इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। इसमें हम डेटा को, फंक्शंस को क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम क्या करते हैं, उसमें रैप कर देते हैं। तो डेटा सिक्योर रखने के लिए हम कौन सा फीचर यूज़ करते हैं, इनकैप्सुलेशन वाला। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम जो आपका ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम से उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये रहा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट गिवन है और जो ये आपका क्या है, x1 की वैल्यू है, ये आपके y1 की वैल्यू है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2। मीन्स सपोज करो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस है तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, यहाँ पे 30 है, इस तरह से है, और यहाँ पे भी ऐसे क्या है 10 है 20 इस तरह से। तो इसने कहा फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो आपका यहाँ होगा। ठीक है, y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 20 है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट होगा वो आपका यहाँ होगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू x एक्सिस पे 25 है और y पे 14 है, तो मतलब इससे थोड़ा सा और आगे होगा। तो इन्होंने बोला ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम से हमने क्या किया, एक पूरी लाइन, अभी ये तो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, तो इन्होंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, देखो एक सेकेंड, सपोज करो ये दो एक्सेस, दो पॉइंट गिवन है, ये आपका क्या है, ये आपका 20 और 10 है। ठीक है, और ये आपका क्या है 25 और 14 है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट है तो इन्होंने बोला इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आप जनरेट कर सकते हो। देखो अब आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है ये कैसे उसमें आपस में कनेक्ट है। ये जो सेगमेंट है ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे बना है, मतलब कैसे ही आपस में कनेक्ट हुआ, ये लाइन सेगमेंट कैसे बनाए, मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स और आपको यहाँ पे जनरेट करने हैं, ये दो आपको गिवन है बस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स यहाँ पे जनरेट होंगे, क्योंकि हमारी जो लाइन है, लाइन की स्टार्टिंग यहाँ से है, एंडिंग पॉइंट यहाँ से, दोनों एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट गिवन है, बट अब बीच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स और जनरेट होंगे। ठीक है, क्योंकि लाइन बनाने के लिए पिक्सल तो होंगे ना, पिक्सल होंगे, पिक्सल से ही आपकी क्या है लाइन ड्रॉ होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो आपकी ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम है सबसे पहले ये कहती है क्या निकालो, हम एक लैम्डा जो है इनका जो है डिफरेंस, सॉरी हाँ, इनका जो डिफरेंस होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ एक्स एंड लैम्डा ऑफ वाई। ठीक है, मतलब दोनों क्या निकालो, इनका डिफरेंस निकालो, दोनों जो पॉइंट्स आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू जो आपको गिवन का उनका हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो लैम्डा एक्स कैसे निकलता है, आपका ऐसे निकलेगा कि x2 माइनस x1 करो, ये आपका लैम्डा एक्स होता है, और y2 माइनस y1 करो, ये आपका क्या होता है लैम्डा y होता है। ठीक है, मतलब जो आपके दो वैल्यूज़ हैं, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसमें एक xy है, एक दूसरा x1 y1 है, एक x2 y2 है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालो। ठीक है, सबसे पहले वो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो x2 यहाँ पे क्या है 25 है, 25 माइनस 20 मतलब लैम्डा x क्या आ गया 5 आ गया, और y2 की वैल्यू क्या 14 माइनस 10 मतलब लैम्डा y क्या आ गया 4 आ गया। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स यहाँ पे जनरेट होंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा एक्स की वैल्यू 5 और लैम्डा एक्स की वैल्यू 5 और लैम्डा वाई की वैल्यू क्या है 4 है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अब हम क्या निकालते हैं, एक डिसीजन वेरिएबल निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। डिसीजन वेरिएबल क्या बताता है, जो डी की वैल्यू ये क्या बताता है कि जो आपका एक पॉइंट से वहाँ से आप कितना जंप करोगे, कितना मतलब डिस्टेंस होगा दो पिक्सल्स के बीच में, मतलब आपका अगला जो डिसीजन होगा पिक्सल्स का वो कहाँ होगा। ठीक है, वो किस पॉइंट पे होगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो कौन डिसाइड करता है, आपका डिसीजन वेरिएबल करता है। ठीक है, तो हम इसके बाद हम क्या करते हैं, डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, देखो ये क्या बताएगा आपको, पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन लगानी है, तो नेक्स्ट पिक्सल कौन सा होगा। ठीक है, वो डिसाइड करना, वो कौन करता है, आपका डिसीजन वेरिएबल करता है कि नेक्स्ट पिक्सल यहाँ जनरेट होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। ठीक है, ऐसे जाके कैसे लाइन बनेगी ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल ये बताता है।
तो डी की वैल्यू कैसे निकलती है, डी की वैल्यू निकलती है 2 इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स। ये फॉर्मूला है डिसीजन वेरिएबल का कि लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स, सॉरी 2 इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स, ये आपकी डी की वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पे डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो देखो क्या आती है, 2 इंटू लैम्डा वाई की वैल्यू हमारी क्या थी 4 थी, ठीक है, और लैम्डा एक्स की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 5 मतलब 3। मतलब डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। मतलब आपका स्टार्टिंग में क्या है, डी की वैल्यू क्या हो गई 3 है, ठीक है। इनिशियल जो वैल्यू होगी डी की वो क्या होगी 3 होगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब हम ड्रॉ करेंगे इसको, अब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो देखो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल की है 6, तो डिसीजन वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से गलत हो गई, ठीक है। अब हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डी की वैल्यू हमारी क्या है 3 है। अब हम बात करते हैं देखो कि अब हम जनरेट करेंगे अपनी लाइन जनरेट करेंगे ना, अपना पिक्सल जनरेट करेंगे ना, कौन सा पिक्सल बनेगा, उस पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। हमने डिसीजन वेरिएबल ले लिया, हमने लैम्डा निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, जो आपकी एल्गोरिथम्स है उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, पिक्सल जनरेट करेंगे कि कौन सा पिक्सल बनेगा, नेक्स्ट पिक्सल आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास पिक्सल हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पिक्सल हमें पता है 20 और 10 है, ये आपके पिक्सल्स हैं। मतलब यहाँ पे आपका पिक्सल है ना, पहला पिक्सल आपका यहाँ पे है क्योंकि आपकी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, 20 और 10 से आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब दूसरा पिक्सल के लिए हम क्या कंडीशन होती है कि दूसरा पिक्सल मतलब कौन सा होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 3 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, कि आपकी जो डिसीजन वेरिएबल आया है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो आप क्या करो, एक्स में भी इंक्रीमेंट करो और वाई में भी इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो एक्स में भी क्या कर दो 1 इंक्रीमेंट कर दो और वाई में भी 1 इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो अब देखो, तो मतलब नेक्स्ट पिक्सल हमारा कौन सा बनेगा, जब हमने 20 में इंक्रीमेंट किया तो 21 हो गया और ये क्या हो गया 11 हो गया। मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पिक्सल आपका ये था, इस वैल्यू इस कोऑर्डिनेट वैल्यू पे था, तो नेक्स्ट पिक्सल आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा 21 और 11 पे होगा, ठीक है। 21 एक्स एक्सिस पे 21 और आपका जो वाई एक्सिस उस पर आपका 11, ठीक है। वो जो वैल्यू है, वो जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू का जो पिक्सल्स है वो आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट पिक्सल क्या कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा, ठीक है। और जो डी की वैल्यू होगी वो हर बार हम क्या करेंगे, वो हमारी हर बार कैलकुलेट होगी हर एक पॉइंट के बाद। हमने पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे थे तब हमने डिसीजन वेरिएबल निकाल लिया, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिसीजन वेरिएबल निकालेंगे, फिर उसके बाद थर्ड के लिए निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, अगर आपके पास कंडीशन क्या है, अगर आपके डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप दोनों में इंक्रीमेंट कर दो, एक्स में भी कर दो वाई में भी कर दो। लेकिन अगर आपके पास जो आपका डिसीजन वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू क्या है, डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू अगर क्या है लेस देन 0 है, ठीक है, हाँ लेस देन 0 है, मतलब 0 से कम है, नेगेटिव में कोई वैल्यू आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे, वाई को चेंज नहीं करोगे, एक्स में इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं, पहले आप डिसीजन वेरिएबल निकालोगे, उसके बिहाफ पे दो कंडीशंस हैं, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप दोनों में इंक्रीमेंट कर दो, दोनों वैल्यूज़ में, और अगर उसकी वैल्यू कम आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव में कोई वैल्यू जा रही है, तो फिर आप क्या करो, सिर्फ एक्स में इंक्रीमेंट कर दो, वाई को आप सेम रखो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पिक्सल तो ये गिवन था, तो नेक्स्ट सेकेंड पिक्सल हमारा कौन सा हो गया 21 और 11 हो गया। अब फिर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डी की वैल्यू हमारी वैसे ही कैलकुलेट होती है, लेकिन अब हम यहाँ पे जब डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो पहले वाला जो वैल्यू थी उसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी आपके पास वैल्यू थी डी प्लस वही सेम फॉर्मूला 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, लैम्डा एक्स, ओके। तो देखो यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 3 थी, स्टार्टिंग में हमारी डी की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो 3 प्लस लैम्डा वाई माइनस एक्स, तो लैम्डा एक्स वाई क्या था 4 - 1, सॉरी 4 - 5 -1, नहीं सॉरी, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, डी की वैल्यू हो गई 2 इंटू 4 और -5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 8, और सही कर रहे हैं हम, एक सेकेंड देखो, हमने हमारा फर्स्ट पिक्सल हमें पता था ऑलरेडी, हमें गिवन था
सेकंड पिक्सल हमें पता चल गया हमारा क्या होगा 21 और 11 होगा। अब फिर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे होगी डी प्लस 2 इंटू इनिशियल नहीं है, अब सेकंड डी की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो डी की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी 3 थी, अब 2 इंटू 4 माइनस 5। ठीक है, तो 4 माइनस 1 5 क्या होगा -1 होगा, और -2 सॉरी -1 इंटू 2 हो गया -2, तो 3 माइनस 2 मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू अब क्या आ गई 1 आ गई। इस केस में आपकी डी की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, अब आपकी क्या आ गई डी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब डी की वैल्यू 1 आ गई, इट मीन्स यहाँ पे डी की वैल्यू 1 आ गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि अब डी की वैल्यू फिर चेक होगी कि डी ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल 0 है, आपके डी की वैल्यू क्या है 1 आई है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या करो दोनों में फिर इंक्रीमेंट कर दो। तो जो आपका पिक्सल 3 होगा, नेक्स्ट पिक्सल जो आपका होगा पिक्सल 3, वो क्या बनेगा, तो पहले क्या था 21 था, तो 22 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक्सल आपका ये वाला जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप डी की वैल्यू फिर कैलकुलेट होगी, तो डी की वैल्यू यहाँ पे फिर कैलकुलेट हुई, तो कितना हुआ देखो, फिर डी की वैल्यू कैसे हुई, डी प्लस वही 2 इंटू लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ चुकी थी हमारे पास, हमारी 1 आ चुकी थी ना, तो 1 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 5 यही आया, तो यहाँ से फिर -2 हो गया, तो 1 माइनस 2 हो गया -1। ठीक है, तो अब आपके डी की वैल्यू क्या हो गई है -1 हो गई है। अब -1 हो गई तो क्या होता है, कहता है वाई को तो सेम रखो और एक्स को इंक्रीमेंट कर दो, तो P4 जो आपका पिक्सल नंबर 4 होगा वो क्या होगा, एक्स को इंक्रीमेंट कर दो तो ये आपका 23 हो गया, और वाई को सेम रखो तो ये आपका 12 हो गया। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखा, अब हम पिक्सल पे आ गए हैं 23 और 12 पे, यही आ गए हैं। अब फिर कहता है डी की वैल्यू फिर क्या करो, निकालो, तो अब आपके पास डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई थी -1 आ गई थी ना, तो अब हम फिर चेक करेंगे तो क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो हम डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ऐसे करते हैं। ठीक है, जब आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो फॉर्मूला सेम है कि डी प्लस 2 इंटू लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स कर दो। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो फिर आपका क्या रहेगा, तो आपका फॉर्मूला रहेगा ये। ठीक है, तो फिर अब आपके पास वैल्यू क्या हो चुकी थी -1 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया -1 प्लस 8 मतलब 7 आ गया। ठीक है, अब 7 क्या कहता है, 7 बोलता है कि आप क्या करो दोनों में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, है ना, तो दोनों में इंक्रीमेंट करोगे तो ये आ गया 24 और फिर ये आ गया आपका 13। ठीक है, तो ये आपका पिक्सल नंबर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर निकालो, फिर वही निकालो, अब आपके पास पिक्सल कौन सा आ गया है, पिक्सल आपका 5th पिक्सल आ गया 24 और 13 यही आ गया, और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है 7। फिर डी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या वही है, अब डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है ना, 7 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आपका क्या होगा, वही डी की वैल्यू कैलकुलेट होगी कैसे, 7 प्लस 2 इंटू लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होगा 7 माइनस 2 मतलब 5 आ गया। इट मीन्स अब आपकी वैल्यू फिर क्या होगी, दोनों इंक्रीमेंट होगी, तो नेक्स्ट आपकी क्या होगी 25 और 14। ठीक है, यही आपका लास्ट पॉइंट था, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए आपके 6 पिक्सल्स हो गए। ठीक है, मतलब 20 ये आ गया, मतलब कि जो आपका ये वाला वैल्यू था यहाँ से आपके लाइन स्टार्ट थी, यहाँ पे आपकी क्या थी ये थी, तो इनके बीच में आपके कौन कौन से पॉइंट आए, एक आपका पॉइंट बना था ये वाला। ठीक है, एक पिक्सल आपका ये बना था, एक पिक्सल आपका ये वाला बना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पिक्सल आपका क्या बना था 23 12 वाला बना था, सेम रखा था ना इसको। उसके बाद नेक्स्ट पिक्सल आपका क्या बना था 24 13, और नेक्स्ट आपका क्या बना 25, ऐसे ही बने थे क्या, देखो फर्स्ट पिक्सल स्टार्ट, तो ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, यहाँ पे तो स्टार्टिंग थी हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट इसके बाद हमारा ये वाला जनरेट हुआ, फिर आपका ये वाला जनरेट हुआ, पहले ये वाला जनरेट हुआ, फिर नेक्स्ट पिक्सल ये वाला जनरेट हुआ, उसके बाद आपका ये वाला जनरेट हुआ, और उसके बाद आपका ये वाला जनरेट हुआ, और फिर आपका ये वाला जनरेट हुआ। ठीक है, तो टोटल कितने पिक्सल हो गए
1 2 3 4 5 6 पिक्सल्स हो गए। मतलब इस लाइन सेगमेंट के बीच में आपके टोटल 4 पिक्सल तो टोटल जनरेट हुए हैं। कितने पिक्सल जनरेट हुए? टोटल तो 4 ही हुए ना, ये दो तो आपको ऑलरेडी गिवन थे। ये तो आपको टोटल कितने थे, मतलब टोटल आपके कितने थे? 4 जनरेट तो हमने 4 किए, दो तो आपके पास ऑलरेडी गिवन थे। और अगर टोटल पिक्सल बोले इस लाइन में कितने हुए? 6 हुए। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अगर आप मिला दो तो आपके टोटल 6 पिक्सल्स हैं। और जनरेट हमने कितने किए? 4 जनरेट किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने बोला देयर शुड बी ए टोटल ऑफ 7 पिक्सल इंक्लूडिंग बोथ हैंड पॉइंट। अगर दोनों हैंड पॉइंट्स को आप ऐड करते हो तो इन्होंने कहा 7 पिक्सल्स हैं, तो अभी हमने देखा 6 पिक्सल्स हैं। हमने जनरेट 4 किए हैं, बट अगर आप बोथ हैंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हो तो आपके टोटल 6 पिक्सल है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या? फॉल्स है। देयर शुड बी टोटल ऑफ 5 पिक्सल्स, 5 भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या? फॉल्स है। इन्होंने बोला था पिक्सल्स 23 12 शुड जनरेटेड बाय दिस एल्गोरिथम फॉर दिस लाइन सेगमेंट। अभी हमने देखा कौन कौन से पिक्सल जनरेट हुए थे, ये आपका ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद हमारा 21 11 जनरेट हुआ था, उसके बाद 22 12 जनरेट हुआ था, उसके बाद 23 12 जनरेट हुआ था, फिर 24 13 जनरेट हुआ था, और फिर आपका लास्ट ये वाला था। ऐसे ही थे ना, तो ये वाला पिक्सल आपका जनरेट हुआ है इसके एल्गोरिथम में। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या? ट्रू है। लास्ट है द इनिशियल वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल की 6 थी। स्टार्टिंग में डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या? फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फिर डिसीजन वेरिएबल निकालना है। डिसीजन वेरिएबल कैसे निकलता है कि 2 लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स। स्टार्टिंग में आपका ऐसे निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कर दो? दोनों में इंक्रीमेंट कर दो, एक्स और वाई में इंक्रीमेंट कर दो। अगर आपकी लेस देन 0 है तो फिर आप क्या करो? इंक्रीमेंट करो, सिर्फ एक्स में, वाई में मत करो। ऐसे ही है। और अगर जब आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर नेक्स्ट डी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? डी प्लस 2 इंटू लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स। ठीक है, और अगर आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसके बाद आप क्या निकालोगे? डी की वैल्यू कैसे निकालोगे कि डी प्लस 2 लैम्डा वाई। ये 4 आपके पास इक्वेशन है, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे ब्रेसन है एल्गोरिथम में। फर्स्ट लैम्डा कैलकुलेट करो, वो तो सिंपल है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। उसके बाद आपका क्या होगा कि डिसीजन वेरिएबल कैलकुलेट करो। स्टार्टिंग में डिसीजन वेरिएबल कैसे निकलता है? 2 लैम्डा वाई, 2 इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपका डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीमेंट कर दो दोनों में, लेस देन 0 है तो अब क्या करो? डिक्रीमेंट करो, सॉरी वाई को सेम रखो, एक्स में इंक्रीमेंट करो। ठीक है, और जब आपका डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर नेक्स्ट जो डी की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी कि डी प्लस 2 इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स। और अगर लेस देन 0 है तो डी प्लस 2 लैम्डा वाई। ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो बाकी के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये थोड़ा सा लेंदी था, न्यूमेरिकल था, तो इसलिए मैंने इसको बाद में करवाया। ठीक है, तो ये आपका आज हो चुका है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन ये था, इनकैप्सुलेशन वाला था। तो ठीक है, फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, डाउट भी क्लियर हुआ होगा। कोई अगर वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, आप देख के चले जाते हो वीडियो को। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है ये वीडियो तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।